और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इसमें लेट अस कंसीडर टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। आपको दिख रहा होगा, एक में हम करंट कंसीडर करेंगे एज I1 एंड दूसरे में करंट कंसीडर करेंगे I2। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं बिटवीन द रीजन की बात करूं तो I2 का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम मान के चल रहे हैं B2 एंड I1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मान के चल रहे हैं I1। कहने का मतलब है कि दोनों ही करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे गए हैं। अब आपको क्लियर कट दिख रहा है कि एज द मैग्नेटिक फील्ड इसके इस साइड अगर आप देखो तो इनवर्ड और इसके इस साइड आप देखो तो आउटवर्ड, इसका मतलब दो अपोजिट नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि अगर दो वायर के बीच में करंट एक ही डायरेक्शन में है तो बोथ वायर टेंड्स टू attract each other. So let us consider F12 be the force exerted by 1 on 2 and F21 be the force exerted by 2 on 1 and R be the separation between the two current carrying infinite thin wire. Then the force will be calculated as, now magnetic field on RS अगर हम निकालते हैं due to PQ, यानी कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दिस I2 करंट का जो वायर है उसको हमने RS माना है और जो I1 करंट का वायर है उसे हमने PQ माना है। तो अगर हमने I1 की वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन RS ड्यू टू करंट कैरिंग वायर PQ क्या बन जाएगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ऑलरेडी हमने वहां पर डिफाइन कर दिया। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन RS ड्यू टू करंट I2 थ्रू इट विल बी, अभी हमने इससे पहले वाले में भी पढ़ा कि पहले लेक्चर में कि फोर्स होता है BIL। नाउ यहाँ पर BIL की जगह हम लिखेंगे B1 I2L and angle becomes sin 90। तो what our formula become is F21, यानी force exerted on 2 by 1 will be given as mu naught I1 I2L divided by 2 pi R. Here B1 act perpendicular and into the plane of diagram। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी राइट एंड थंब रूल में डिस्कस किया हुआ, इससे पहले भी बायो-सावर्ट लॉ में भी हमने दिखाया था। तो जो एंगल I और B1 के बीच में अगर हम एंगल देखें यानी लेंथ और B1 के बीच में तो इट विल बिकम 90 डिग्री। ठीक है, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन PQ ड्यू टू करंट RS, यानी कि हमने सबसे पहले PQ वाले करंट ने कितना फील्ड लगाया और कितना फोर्स अप्लाई होगा वो हमने निकाला। अब हम जा रहे हैं सेकेंड वाले वायर पे, फर्स्ट वायर पे सेकेंड वाले फील्ड से हमारा कितना फोर्स लगेगा और हम आगे देखेंगे कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो चेक करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑन PQ ड्यू टू करंट इन RS विल बिकम B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 वेयर I2 इज द करंट, ठीक है, divided by 2 pi R and this is the magnitude. Now the force acting on PQ due to current I1 through it, अब हमने निकालने जा रहे हैं कि फोर्स कितना लगाएगा PQ, ठीक है, PQ पर करंट I1 through it। तो F12 will be become BIL sin theta and in the place of B we can replace B as mu naught I2 divided by 2 pi R into I1L sin 90 and sin 90 वैल्यू होता है 1। तो what we get F12 become mu naught I1 I2L divided by 2 pi R। और क्लियरली हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो F21 इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2L डिवाइडेड बाई 2 pi R एंड F12 is also equal to mu naught I1 I2L divided by 2 pi R. It clearly indicates that the both current carrying element, check here, checked in the figure, the both current carrying wires will tend to attract each other first thing and the magnitude will be same, यानी कि जो फोर्स ही एक दूसरे पे लगाएंगे वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल रहेगा, डायरेक्शन वाइज दोनों एक दूसरे के अलोंग जाएंगे।
तो इस तरीके से हमने फोर्स का एक एक्सप्रेशन निकाला। इन जनरल जो फोर्स निकाला जाता है वो हमें निकालना पड़ता है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ऐसे केस में आपने देखा कि फोर्स की वैल्यू आई है म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2πr। तो आपको क्या करना है, ये जो लेंथ है इसको अगर मैं LHS में ले आऊँ तो दिस विल बिकम F/L, वेयर F/L को हम कह रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर विच इज गिवन बाय म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πr एंड यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर बिकॉज पर यूनिट लेंथ के केस में हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखिए यहाँ पर दो डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। एक केस जिसमें हमारा जो करंट है वो दोनों वायर में करंट एक ही डायरेक्शन में, जिसको अभी हमने डिस्कस किया और हमने देखा कि दोनों ही फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जिसकी वजह से दोनों ही वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अगर आपको केस 2 किसी ने कहा कि आपको सेम डेरिवेशन करना है, बट इस बार अगर आपसे कहा जाए कि जो वायर है इसमें, जो दो वायर हैं इसमें करंट I1 एंड I2 अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तब आपसे पूछा जाए कि नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करिए तो I1 की वजह से भी जो फील्ड होगा, ठीक है, SR पे, वो होगा इंटरनल इनवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। एंड अगर मैं RS की वजह से PQ सरफेस पे फोर्स देखता हूँ तो अगेन इट विल बी इनवर्ड। अब सिंस दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हैं, इसका क्लियर सा मतलब है कि दोनों ही सेम पोल हैं। और आपको पता है कि जब भी सेम पोल मैग्नेटिक फील्ड में, सेम पोल रिपेल ईच अदर और अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट था तो अट्रैक्ट करा था, यहाँ पर डायरेक्शन विल बी सेम। इसकी वजह से भी फोर्स देखिए आउटवर्ड डायरेक्शन में और इसकी वजह से भी फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से ये दोनों क्या करेंगे, वायर एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो फोर्स हमने निकाला है वो निकाला है बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो कि इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में एक बार मैं क्विक रिवाइज करा दूं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो यहाँ पर आपको कैसे निकालना है, यहाँ पर आपको जो 4 फिंगर है वो आप करिए इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में, जो आपका सेंट्रल फिंगर है इसको आप करिए इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में, जो आपका 4 फिंगर यानी फर्स्ट फिंगर है इसे आप करिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जिससे जो थंब आपका आएगा वो आएगा फोर्स की डायरेक्शन में। तो आप इस तरीके से फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं दोनों ही केसेस में, और दोनों ही केस में आप कंक्लूजन दे सकते हैं कि जब भी हमारे